नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 वंशांगति एवं विविधता के सिद्धांत में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लेकिन अभी ये कहना उचित नहीं है कि आपने कंप्लीट पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें एक टॉपिक रह गया था, गुणसूत्री विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इसे किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था, मेरे भी ध्यान से उतर गया था कि ये टॉपिक इसमें शामिल है। बिल्कुल शामिल है। गुणसूत्री विकार पता नहीं कैसे छूट गया था मुझसे, कोई बात नहीं, अभी मैं इसको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सेटअप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है अभी, और चूंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा अभी कंप्लीट होने में, तो अब मैं वेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है 17 जुलाई को और उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग को करानी है जल्द से जल्द। बचे हुए चैप्टर्स को 11th के बचे हुए चैप्टर्स को भी जल्दी जल्दी इस पे कंप्लीट करा देंगे। 5वें पार्ट में जो भी टॉपिक बचा है उसको भी आज कंप्लीट करा देंगे। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना सेटअप कंप्लीट नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग अभी पॉसिबल नहीं है इस पर। तो मैं जैसे पहले आप लोग को लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराता था लैपटॉप की स्क्रीन पे, वैसे ही मैं कराऊंगा जल्द ही, और आप लोग को पूरी तरीके से तैयार करा दूंगा आपके नीट के एग्जाम के लिए। अध्याय 5 का जो बचा हुआ टॉपिक था वो था गुणसूत्री विकार क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। चाहते तो आप खुद से भी पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि किसी ने कमेंट कर दिया था इसलिए मुझे कंप्लीट कराना है। आइए देखते हैं आपके अध्याय 5 का आखिरी टॉपिक, जो कि है गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पहले हम समझेंगे कि ये गुणसूत्रीय विकार होता क्या है, ठीक है। गुणसूत्रीय विकार क्या होता है? गुणसूत्र, पहले ये जाने गुणसूत्र क्या होता है। सभी को पता है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी होती है। 46 है ना, सही है। 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, जिनमें से 44 गुणसूत्र यानी 44 क्रोमोसोम्स दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे हाथ की लंबाई कितनी होगी, शेप कैसा होगा, बनावट कैसी होगी, शरीर की बनावट कैसी होगी, आँख, कान, नाक, बाल, इन सभी का जो भी संरचना है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो है 44 गुणसूत्र, जिसे हम दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की संरचना से संबंधित सूचनाओं को रखते हैं। आखिरी 2 गुणसूत्र जो बचता है उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र, जो हमारे लिंग का निर्धारित करते हैं कि हम नर होंगे या मादा होंगे। तो मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। अगर इन 46 गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी कमी आती है कि 46 से 45 हो जाए, तो क्या होगा? शरीर में जो उस एक गुणसूत्र के कारण संरचना बननी थी वो नहीं बनेगी, और भी कई सारी असामान्यताएं पैदा होंगी। उसी को कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण हो या गुणसूत्र की संरचना में बदलाव के कारण हो। वैसे तो आपको मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न रोग, कि गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए, 46 से 47, 48 हो जाए, तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। एक रोग ऐसा है जो गुणसूत्र की संरचना में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है, वही आपको एक रोग सिर्फ पढ़ना है, जो कि एनसीईआरटी में शायद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो पूछा जाता है। क्राइडू-चेट सिंड्रोम, क्राइडू-चेट सिंड्रोम, ये एक ऐसा रोग है आप जो पढ़ेंगे, वो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, संख्या में नहीं। संख्या गुणसूत्र की उतनी ही होती है, केवल संरचना बदल जाती है। गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा के विलोपन के कारण क्राइडू-चेट सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिसमें बच्चा बिल्ली की भांति रोता है। समझ में आया? यानी गुणसूत्रीय विकार जो आपको पढ़ना है वो 2 प्रकार से होगा। गुणसूत्रीय विकार 2 प्रकार से होगा। एक तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के द्वारा, और दूसरा गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। देखिए, संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जो रोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बार बार पढ़ना है। यही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत सारे हैं। एक जो रोग आपको पढ़ना है जो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है वो है आपका क्राई-डू-चेट सिंड्रोम। बस यही एक रोग है जो पढ़ना है आपको कि गुणसूत्र में संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, क्राई-डू-चेट सिंड्रोम। इस रोग में क्या होता है, कारण क्या होता है, गुणसूत्र संख्या जो पांचवी गुणसूत्र है, पांचवी गुणसूत्र की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है, छोटी भुजा गायब हो जाती है, छोटी भुजा के विलोपन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। क्लियर है? तो गुणसूत्र की संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसमें एक ये रोग, यही रोग आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के द्वारा जो आपको दिए गई है। पता नहीं शायद एनसीईआरटी में नहीं लेकिन नीट में पूछा जाता है। क्राई-डू-चेट सिंड्रोम जिसमें बच्चा बिल्ली की भांति रोता है, क्या कारण है, पांचवी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन, विलोपन मतलब डिलीट हो जाना, पांचवी भुजा जो है वो गायब हो जाती है। तो संरचना में परिवर्तन के कारण सिर्फ एक रोग पढ़ना है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण कई सारे रोग पढ़ने हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें बताने से पहले आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे जिसके बारे में आपको चर्चा पहले भी की जा चुकी है। रिवाइज कराऊंगा मैं आपको कुछ चीज़ों को, जैसे असुगुणिता क्या होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं असुगुणिता यानी एन्यूप्लाइडी और सुगुणिता, सुगुणिता यानी यूप्लाइडी क्या होता है, ये सब आपको बताया गया है। एक रिवाइज के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए असुगुणिता क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि को कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि को क्या कहते हैं, असुगुणिता। जैसे मैंने बताया ना आपको, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46, यानी हम क्या कहते हैं 2n बराबर 46, ठीक है, 2n बराबर 46। अब इस 46 गुणसूत्र में से आपको मैंने बताया था कि 44 गुणसूत्र होते हैं दैहिक, या जिसे हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये हमारे शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं। 2 गुणसूत्र होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो हमारे लिंग का निर्धारण करता है कि नर होंगे या मादा, ठीक है। अब इसमें भी अगर नर होंगे तो पाया जाएगा गुणसूत्र X और Y, और मादा होंगे तो पाया जाएगा गुणसूत्र X और X, ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 46। 46 में से 44 गुणसूत्र दैहिक या कायिक होते हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। लिंग का निर्धारण करने वाली 2 गुणसूत्र होती हैं, नर में XY, मादा में XX, ठीक है। अगर इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आता है तो उससे क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा, जिसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। अब यहां पर आइए, असुगुणिता यानी एन्यूप्लाइडी क्या होता है। असुगुणिता यानी एन्यूप्लाइडी कि गुणसूत्र की संख्या में कमी या वृद्धि, मान लो 46 गुणसूत्र हैं, कम हो गया 45 हो गया तो इसे क्या कहेंगे, असुगुणिता। 46 की जगह पे 47 हो गया, एक बढ़ गया तो क्या कहेंगे, असुगुणिता, एन्यूप्लाइडी। ये सब टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं। अब इनमें भी कई प्रकार होते हैं। अगर एक गुणसूत्र कम हुआ तब क्या कहेंगे, 2 गुणसूत्र कम हुआ तब क्या कहेंगे,
अगर एक गुणसूत्र बढ़ गया तब क्या कहेंगे? ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, बस आपको एक रिवाइज करा रहा हूं। अगर एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक सूत्र न्यूनता। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोनोसोमी, यानी 2n-1 ये कंडीशन होती है, तब उसे क्या कहते हैं? एक सूत्र न्यूनता। यानी अगर हम मनुष्य में देखें तो 46-1 इज इक्वल टू 45। तो ये क्या कहलाएगा? कंडीशन एक सूत्र न्यूनता। यदि मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या में से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एक सूत्र न्यूनता, यानी मोनोसोमी। अगर दो गुणसूत्र कम हो जाए तब इसे क्या कहते हैं? द्विसूत्र न्यूनता। इंग्लिश में इसे कहते हैं नलीसोमी, नलीसोमी, यानी 2n-2, यानी 46 में से दो गुणसूत्र कम हो गया 44, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगा? द्विसूत्र न्यूनता, यानी नलीसोमी। अब यदि अगर गुणसूत्र संख्या बढ़ जाती है तो क्या कहलाएगा? देखिए ये हो गया। अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाए तब इसे हम क्या कहते हैं? एकादि सूत्रता, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 2n+1। ठीक है, 46 और 1 कितना हो जाएगा? 47। अगर एक गुणसूत्र मनुष्य में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एकादि सूत्रता, यानी ट्राइसोमी। अगर दो गुणसूत्र बढ़ जाएगा तब इसे क्या कहेंगे? द्विअधिसूत्रता या टेट्रासोमी। नाम याद रखेंगे। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी ऐसे डायरेक्ट बताया जाएगा कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या हम बोल रहे हैं। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न रोग, तो इसका मतलब क्या है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ गया, 21वीं जोड़ा जो गुणसूत्र था उसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया। ठीक है, एकादि सूत्र था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम में खूब पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम का कारण बताइए। तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकादि सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कंडीशन को क्या कहते हैं? एकादि सूत्रता। कंडीशन याद हो गया। अब इसी तरीके से आप इसमें देखें सुगुणिता यानी यूपलाइडी। ये क्या होता है? ये पूरे के पूरे जीनोम सेट के बढ़ने को कहते हैं। जीनोम सेट का बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? सुगुणिता। जैसे एक गुणिता जिसे कहते हैं मोनोप्लाइडी, मोनोप्लाइडी, यानी पूरा का पूरा एक सेट घट गया। जैसे 2n होता है ना, तो 2n-n क्या हो जाएगा? n। एक पूरा का पूरा सेट ही घट गया, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सुगुणिता। जब एक पूरा का पूरा सेट ही घट जाए गुणसूत्र का, जैसे 23 + 23 तब होता है ना 46, सॉरी इसी को कहते हैं ना एक 23 जोड़ा। 23 जोड़ा का मतलब क्या? 23 और 23 तब जाके 46 होता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र कहिए या 46 गुणसूत्र कहिए, तो ये एक सेट होता है और ये गुणसूत्र का दूसरा सेट होता है। तो अगर एक सेट ही घट जाए, जैसे देखिए 46 - 23 तो क्या हो गया? 23 n हुआ ना। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक गुणिता, मोनोप्लाइडी। अगर पूरा का पूरा एक सेट ही घट जाता है तब उसे हम कहते हैं एक गुणिता। अगर दो सेट होता है तब उसे हम कहते हैं द्विगुणिता। अगर कंप्लीट है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगुणिता, यानी डाइप्लाइडी 2n। ठीक है। अगर 3 सेट होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? त्रिगुणिता, यानी ट्राइप्लाइडी 3n।
अगर 4 है तो इसे हम क्या कहते हैं, चतुर्गुणिता यानी टेट्राप्लॉइडी 4n। अगर 4 से भी ज्यादा है तब इसे हम कहते हैं बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस। समझ में आया क्या होता है? तो ये था। अब आते हैं हम गुणसूत्रीय विकार की तरफ, देखते हैं क्या है गुणसूत्रीय विकार में। तो मैंने बताया ना कि गुणसूत्र की संरचना बदल जाए, गुणसूत्र की संरचना बदल जाए या उसकी संख्या बदल जाए, उसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, किसी भी संतान का जन्म कैसे होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है, युग्मनज से नए संतान की उत्पत्ति होती है। अब आपको ये भी पता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? मादा में। इनको बनने के लिए भी एक कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, सब कुछ बताया है। इनके बनने के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन में एक गड़बड़ी हो जाती है कि उसमें क्रोमैटिड का विसंयोजन नहीं हो पाता, यानी कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन के अनुपस्थिति के कारण एक गुणसूत्र की अधिकता या हानि हो जाती है, जिसके वजह से गुणसूत्रीय विकार होता है। और एक गुणसूत्र की संख्या कम होना, एक ही नहीं, गुणसूत्रों की संख्या कम होना या वृद्धि होना क्या कहलाता है? आसुगुणिता एन्यूप्लॉइडी। अभी इससे पहले आपको बताए थे, ठीक है। अब देखिए, गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के द्वारा हो रहा है या लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन कारण होता है। मैंने बताया ना आपको 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, 46, जिनमें से 44 होते हैं दैहिक और 2 होता है लिंग। अब अगर इस गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन आता है तब उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। अगर लिंग गुणसूत्र में कोई परिवर्तन आता है तब इसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण रोग, ठीक है। तो अब हम पहला पढ़ेंगे, कि कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। ये देखिए, कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न जन्मजात रोग। कायिक गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46। अगर उन 46 गुणसूत्रों की संख्या में कोई भी परिवर्तन आता है तो उससे जो उत्पन्न रोग है उसे हम क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। इसमें सबसे पहला रोग आता है वो है डाउन सिंड्रोम, जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, या इसे एक और नाम से पुकारा जाता है मंगोलियन जड़ बुद्धिता, यानी मंगोलियन आइडियोसी। बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, यकीन मानिए बार बार ये पूछा जाता है और बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। बस इतना याद रखना कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधि सूत्रता के कारण होता है। एकाधि सूत्रता बताया ना, मोनोसोमी नहीं, ट्राइसोमी के कारण होता है। एक गुणसूत्र क्या होता है? बढ़ जाता है। किसमें? 21वें जोड़ी संख्या, 23 जोड़ी होता है ना, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 23 जोड़ी। उसमें से 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र है, मान लेते हैं 21वां जोड़ी गुणसूत्र क्या है? ए और ए है, 2 जोड़ी है, ये 21वें जोड़ी गुणसूत्र है। अगर इसमें एक और ए आ जाए तब इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, यानी इससे डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक आ जाए तब इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। याद हुआ? डाउन सिंड्रोम का कारण बताइए, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र के अधिक हो जाने से। अब यहाँ पर
उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाने के लिए क्या कहेंगे, एकाधी सूत्रता के कारण, यानी 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगडन डाउन ने किया था। कब, 1866 में। याद हुआ, डाउन सिंड्रोम रोग का वर्णन किसने किया था, डाउन सिंड्रोम रोग का वर्णन किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में। डाउन सिंड्रोम का कारण बताइए, तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। हो क्या जाता है, ऐसा क्या होता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो आइए हम यहां पर समझते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। होता क्या है, मान लेते हैं कोई नर है, कोई मादा है। नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु प्राप्त होता है और इन दोनों के मिलने से बनता है युग्मनज, और इस युग्मनज से बनता है नया संतान। लेकिन इससे पहले भी आपको पता है कि ये शुक्राणु जो बनता है या ये अंडाणु जो बनता है वो इन्हीं के किसी कोशिका से बनता है जिन्हें हम जनन कोशिका कहते हैं। तो मादा में आइए देखते हैं, मादा की जो जनन कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अर्धसूत्री फर्स्ट और फिर होता है अर्धसूत्री सेकंड, जिससे 4 अंडाणु बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 है, यानी क्या है, 23 जोड़ी। जोड़ी 23 जोड़ी का मतलब क्या है, 46 गुणसूत्र है इसमें। ठीक है, तो इनमें से आधा इसमें जाना है, आधा इसमें जाना है। प्रत्येक जोड़ी का गुणसूत्र जाना है। गलती यहां पर यह हो जाती है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय इसमें चला आता है 24 गुणसूत्र और इसमें चला आता है 22 गुणसूत्र। अब इसमें 24 गुणसूत्र आ गया, तो ये जो 24 गुणसूत्र आया है वो 21वें जोड़ी गुणसूत्र जो होता है, 21वां जोड़ी गुणसूत्र, वो दोनों जोड़ा एक ही में आ गया, उसमें कोई 21वां जोड़ी गुणसूत्र नहीं गया। यानी 21वां जोड़ी गुणसूत्र पूरा का पूरा इसी में आ गया, उसमें नहीं गया। ये कंडीशन हो जाती है। तब इसमें 24 गुणसूत्र और इसमें 23 गुणसूत्र, 23 और 24 मिला के कितना हो जाता है, 47 गुणसूत्र। और यही कंडीशन होती है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाता है। क्लियर है सारी चीजें? यानी आप यहां पर कारण देखिए, कारण क्या है कि यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। अब रीजन क्या होता है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो मैंने अभी बताया था, उसमें एनाफेज में 21वें गुणसूत्र के आवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर कितना पहुंच जाता है, 24 गुणसूत्र। यानी सही तरीके से 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो है उसका 2 पार्ट होना चाहिए था, और एक पार्ट इस अंडाणु में और एक पार्ट इस अंडाणु में जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, दोनों जोड़े एक ही अंडाणु में चले गए और दूसरे अंडाणु में कुछ भी नहीं गया। तो ये रीजन होता है। इससे अंडे में 21वें गुणसूत्र की 2 प्रतियां पाई जाती हैं। अब
23 गुणसूत्र वाला शुक्राणु और 24 गुणसूत्र वाला अंडाणु जब मिलते हैं तो इससे 47 गुणसूत्र वाला संतान उत्पन्न होता है। और उसमें एक गुणसूत्र के अधिक होने की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, मंगोल मतलब चाइनीज जैसे हो जाते हैं, बड़े से, ठीक है। इनका कद छोटा होता है, सिर गोल व छोटा होता है, जीभ में खांच होती है। यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस रोग का लक्षण है कि इस रोग में व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, ठीक है। उसका सिर छोटा हो जाएगा, देखिए मंगोलों जैसा सिर छोटा, विकृत है, गर्दन देखिए छोटी है, जीभ में खांच होता है, अब यहाँ पर दिया नहीं गया सही से, और मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, देखिए यहाँ पर आंशिक रूप से मुंह खुला है, गर्दन बहुत छोटी होती है, देखिए माथा बहुत चौड़ा होता है, ये देखिए अंगुलियां छोटी और ठूठ के समान होती है, हथेली में एक रेखा होती है ऐसे, ये देखिए ये एक रेखा ऐसे खींची हुई है ना, देखिए, और छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, ठीक। इन व्यक्तियों की जो बुद्धि होती है वो मंद होती है और मस्तिष्क बहुत ही अल्प विकसित होता है, यानी मंद बुद्धि के लोग होते हैं ये लोग। डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं उनमें से 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु तक ही जी पाते हैं और 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु तक ही जी पाते हैं, उसके बाद वे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये हो गया एक रोग का वर्णन जो आपने पढ़ लिया, डाउन सिंड्रोम। आइए देखते हैं दूसरा रोग। जो कुछ भी आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख के यहाँ से पॉज करके। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस रोग का वर्णन किसने किया था? तो जॉन एडवर्ड और साथियों ने। ये सब कभी पूछा नहीं जाता, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि ये सब फालतू की चीज़ें बहुत ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है याद करने की तो भले याद कर लीजिए, नहीं तो हाँ लैंगडन डाउन का याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम का वर्णन किसने किया था? लैंगडन डाउन ने। लेकिन यहाँ पर ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि एडवर्ड सिंड्रोम का वर्णन किसने किया था, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। ये रोग 4000 बच्चों में किसी एक बच्चे में देखा जा सकता है। कारण क्या होता है? तो यह रोग 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता अथवा ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी इस रोग में भी क्या होता है? गुणसूत्र संख्या 46 की जगह पर क्या हो जाता है? 47। एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है, कौन सा? 18वां गुणसूत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। डाउन सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है? 21वां जोड़ी गुणसूत्र। एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है? 18वां जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता अथवा ट्राइसोमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। तो अब एक गुणसूत्र बढ़ गया, यानी इसमें 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र होगा। लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण देख लीजिए। इस रोग से ग्रसित बच्चों में मानसिक मंदता यानी बुद्धि अल्प विकसित होती है। इनमें विकृत छोटा सा सर होता है जिसे हम माइक्रोसिफेली कहते हैं, छोटा अंगूठा और नीचे लटके लंबे कान होते हैं, छोटा मुंह आदि अनेक लक्षण पाए जाते हैं। इनका भी औसत जीवन काल केवल 4 माह से कम का होता है। एडवर्ड सिंड्रोम का कंडीशन ये होता है, ये देखिए एडवर्ड सिंड्रोम, छोटा सा कान है, लटका हुआ है, गर्दन इनमें भी बहुत छोटी है और विकृत सर है, मानसिक मंदता है, उंगली के ऊपर उंगली इस तरह से ऐसे पाई जाती है, ठीक, और भी बहुत सारे रोग होते हैं, लक्षण होते हैं। तो ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम के लक्षण के बारे में। अब आता है नेक्स्ट डिजीज जो कि है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम का कारण क्या है? इसमें भी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर मर्जी हो तो याद करें, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता पटाउ सिंड्रोम का वर्णन किसने किया। मैंने बताया ना सिर्फ एक ही रोग का वर्णन किसने किया था, ये पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम का, लैंगडन डाउन ने। बाकी आप मत याद करिएगा, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब इसका कारण क्या है पटाउ सिंड्रोम का? तो ये देखिए 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। तो अब देखिए इसमें भी एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है, तब इसमें 46 की जगह पे क्या हो जाएगा? 47 गुणसूत्र, ठीक है।
याद करिए, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, तो पटाउ सिंड्रोम में 13वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एकादि सूत्रता। ठीक, यानी आपने अभी तक कितने रोग पढ़े, 3। डाउन सिंड्रोम पढ़ा आपने, डाउन सिंड्रोम पढ़ा, बताइए कारण क्या है डाउन सिंड्रोम का। 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकादि सूत्रता के कारण होता है, एकादि सूत्रता के कारण होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। फिर आपने पढ़ा एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 18वें जोड़ी गुणसूत्र की एकादि सूत्रता के कारण होता है। फिर आपने पढ़ा पटाउ सिंड्रोम, सबसे ज़्यादा यही सब पूछे जाते हैं कि किसके कारण होता है, तो पटाउ सिंड्रोम किसके कारण होता है, 13वें जोड़ी गुणसूत्र की एकादि सूत्रता के कारण। 3 लोगों का आपने पढ़ लिया। ठीक, आइए अब देखते हैं, आपने ये पढ़ा कि कारण क्या है पटाउ सिंड्रोम का, 13वें जो जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिकता के कारण। अब इस रोग में लक्षण क्या है, तो इस रोग से प्रभावित बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते हैं, यदि जन्म लेते भी हैं तो पहले ही वर्ष में वे मर जाते हैं। इनमें सिर बहुत छोटा होता है, नाक चोंच जैसी निकली होती है, आंखें दूर दूर स्थित होती है, हृदय रोग, वृक्क आदि लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, शायद यहाँ पर दिया गया है लेकिन ये कट गया है। पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का फिगर यहाँ पर कट गया है। नेक्स्ट देखते हैं अल्जीमर रोग। अल्जीमर रोग का कारण क्या है, तो सबसे पहला तो ये कि अल्जीमर रोग में होता क्या है, तो अल्जीमर रोग में मस्तिष्क में एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमाव के कारण यह रोग होता है, जिससे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं नष्ट होने लगते हैं। मस्तिष्क को सूचना कौन पहुंचाता है किसी भी चीज़ का, न्यूरॉन्स, और अगर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ही नष्ट होने लगे तो उन्हें सूचना मिल ही नहीं पाएगी किसी भी चीज़ की, कैसे क्या कार्य करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो अल्जीमर्स रोग में याददाश्त की कमी होगी, भूल जाएगा आदमी, इंसान सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। अल्जीमर्स रोग में ये होता है क्योंकि वो मस्तिष्क में उपस्थित न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं, और न्यूरॉन्स ही सूचना का वाहक होता है कि हाथ ऊपर जाना है, तो ये सारी सूचनाएं कौन दे रहा है, न्यूरॉन्स के माध्यम से ही आ रहा है मस्तिष्क से। तो इस रोग में मुख्य जो रीज़न है वही एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड नामक जो प्रोटीन है वो मस्तिष्क में जमा होने लगता है, जिससे न्यूरॉन्स नष्ट होने लगता है। याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि अल्जीमर्स रोग में क्या होता है। तो अल्जीमर्स रोग में क्या होता है, मस्तिष्क में एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन जमा होने लगता है, जिससे न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं। कारण क्या है, तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर कुछ जीन उपस्थित होते हैं जो इस रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। ऐसे मनुष्यों में कोई खास गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन क्या है, कुछ जीन हैं जो इस रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि मस्तिष्क में एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड नामक प्रोटीन के जमाव के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो क्या बताएंगे, अल्जीमर्स रोग। ठीक, अब जब मस्तिष्क में न्यूरॉन्स नष्ट होने लगेंगे तो इस रोग का लक्षण क्या होगा, याददाश्त में कमी होने लगेगी, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये अल्जीमर्स रोग का प्रभाव है। मस्तिष्क में उपस्थित जो न्यूरॉन्स हैं वे न्यूरॉन्स, ये देखिए नर्व सेल्स हैं, ये हेल्दी नर्व सेल्स हैं और ये डिस्ट्रॉयड हैं। ठीक है, मर रही हुई नर्व सेल्स हैं। तो नर्व सेल्स नष्ट हो जाती हैं, जिससे याददाश्त क्षमता घट जाती है, निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है। आइए, अगला रोग है क्राइडू-चेट सिंड्रोम, जिसके बारे में आपको बताया गया। क्राइडू-चेट सिंड्रोम,
क्राइडोचेट सिंड्रोम में बच्चा बिल्ली की भांति रोता है, और इस रोग का कारण मैंने आपको बताया था, गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा का विलोपन हो जाता है। गुणसूत्र संख्या 5 है, मान लो कि एक गुणसूत्र है 5वीं संख्या, उसका एक जो भुजा है वो गायब हो जाता है, तो उसकी छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है। तो चूंकि संरचना में परिवर्तन हुआ है ना, संख्या में परिवर्तन तो हुआ नहीं है, तो गुणसूत्र की संख्या वही 46 ही रहती है। अब ऐसे मनुष्यों में बालक अत्यधिक मानसिक विकृति वाला होता है, कुछ इस तरह से दिखता है क्राइडोचेट सिंड्रोम में, ठीक है, बिल्ली की भांति रोता है। अब ये तो हो गया दैहिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। अब आता है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। नर में पाया जाता है एक्स वाई, और मादा में पाया जाता है एक्स एक्स। अगर इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आता है तब जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जन्मजात रोग। इसमें पहला रोग आता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। इस रोग का वर्णन एच.एफ. क्लाइनेफिल्टर ने किया था। फिर वही बात, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने वर्णन किया था, केवल डाउन सिंड्रोम वाला याद रखेंगे। कारण क्या है इस रोग का? तो इस रोग में लिंग गुणसूत्र की एकादि सूत्रता हो जाती है। एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। यहां पर देखिए, इनमें XXY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी तक आपने ये सुना था किसी में यह पाया जाए, नर में XY पाया जाता है, मादा में XX पाया जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई तब उसमें रोग उत्पन्न होगा, वो क्या होगा? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, XXY। 3 लिंग गुणसूत्र हो गए। सामान्य पुरुष में तो, सामान्य मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में 3 लिंग गुणसूत्र हो गए, XX और Y। अब इसका रीजन क्या होता है? पहली बात तो ये कि गुणसूत्र की संख्या 46 से कितनी हो जाएगी? 47, ठीक है। अब इसका रीजन देखिए, ये असामान्य पुरुष असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से या सामान्य अंडों व असामान्य शुक्राणुओं के निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। फिर वही बात आती है कि नर हैं और मादा हैं, इनसे शुक्राणु चाहिए, इनसे अंडाणु चाहिए। अंडाणु और शुक्राणु मिलके क्या बनाते हैं? युग्मनज, और इससे बनता है नया संतान। प्रॉब्लम क्या हो गई कि इनमें शुक्राणु बनते समय जो लिंग गुणसूत्र था वो इधर ही दोनों चलाया, दोनों इधर चलाया, यानी इधर 24 गुणसूत्र होगा, इधर 23। क्यों? क्योंकि इसमें XY गुणसूत्र दोनों आ गया। होना ये चाहिए था कि एक X इधर जाए, एक Y इधर जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि Y वाला भी इधर ही आ गया। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि इस शुक्राणु के पास XY गुणसूत्र आ गया। और इस मादा में जो अंडाणु है उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये 2 अंडाणु बने जिनमें इसमें एक X, इसमें एक X। अगर ये अंडाणु इस शुक्राणु से फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, X यहाँ से और XY यहाँ से। ये कंडीशन हो गई क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम की। तो या तो नर में प्रॉब्लम हो कि उसके शुक्राणु में XY गुणसूत्र आ गया हो, या फिर अंडाणु में ये भी हो सकता है कि ये कंडीशन ना हो कि ये कंडीशन हो जाए। 2 अंडाणु बने, इसमें XX चला जाए, इसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र ना जाए। और अगर ये किसी सामान्य शुक्राणु से फ्यूज करती है तब क्या बन जाएगा? XXY, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है। तो ये होता है इस रोग में, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में, कि हो सकता है कि सामान्य शुक्राणु हो लेकिन असामान्य अंडे हों XX, और सामान्य शुक्राणु हो, तब क्या बन जाएगा? XXY, ठीक है, जो इस रोग का कारण है।
अब यदि हो सकता है समान अंडे सामान्य हो एक्स हो, लेकिन शुक्राणु असामान्य हो एक्स वाई, तब भी बनेगा वही कंडीशन एक्स एक्स वाई। क्लियर है सारी चीजें? तो इस रोग का कारण क्या है? असामान्य अंडों या शुक्राणुओं के फ्यूजन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, लक्षण क्या है? तो इसमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण पाया जाता है। अब चूंकि खुद ही देखिए एक्स एक्स है तो लड़की, इसमें वाई भी है एक्स वाई लड़का, यानी इसमें लड़की और लड़कियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। पुरुष व स्त्री दोनों के लक्षण का मिश्रण पाया जाता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा हो, लेकिन अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने के कारण वृषण जो है बहुत अल्प विकसित होता है, यानी वो शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। जब वृषण व अन्य जननांग अल्प विकसित होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपोगोनेडिज्म। और इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर जो होते हैं वो बंध यानी मेल स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे होते हैं, शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं और स्त्रियों के समान ही इनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गाइनेकोमस्टिया। ठीक है, गाइनेकोमस्टिया रोग कहते हैं। गाइनेकोमस्टिया में स्त्रियों के समान पुरुषों में स्तन ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। ठीक, ये इस रोग का लक्षण था। ये रोग हो गया। अब आखिरी रोग आता है टर्नर सिंड्रोम। इस रोग का कारण क्या है? तो इसमें एकल लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, एक्स वाई नर में और एक्स एक्स मादा में। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जा रहा है। एकल लिंग गुणसूत्र के कारण होता है, यानी बताइए अगर इसमें एक ही लिंग गुणसूत्र है तो कितना हो जाएगा? कुल गुणसूत्र की संख्या 45, एक गुणसूत्र कम है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक लिंग गुणसूत्र कम पाया जाता है, यानी एक न्यून सूत्रता यानी मोनोसोमी कंडीशन है। ऐसी स्त्रियां जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम हो, अर्थात लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक हों, कभी कभी एक्स गुणसूत्र के अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं। ऐसे अंडे जिनमें मैंने बताया ना कि हो सकता है दोनों एक्स गुणसूत्र एक ही अंडे में चला जाए तो दूसरे वाले में एक्स गुणसूत्र ना हो, और ऐसा अंडाणु जब शुक्राणु से फ्यूज करेगा तो उसके पास एक्स गुणसूत्र नहीं होगा, तब ये कंडीशन होता है। ठीक है, जिनमें से एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन बताए हैं, पहले पूरा पढ़ लीजिए। एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, दूसरों में एक भी नहीं। जब एक्स गुणसूत्र विहीन अंड एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो इसके फलस्वरूप XO बनता है। ये देखिए मैंने बताया ना कि एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाए, एक में कोई एक्स गुणसूत्र ना हो, और अगर ये वाला इस शुक्राणु से फ्यूज कर लिया जिसके पास एक्स गुणसूत्र हो तो क्या कंडीशन बन जाएगा? XO। यही कहलाता है टर्नर सिंड्रोम, एक लिंग गुणसूत्र की कमी। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप XO मतलब क्या होता है? X0, जैसे यहाँ लिखते हैं ना XY XX, तो यहाँ पे X0 लिख दोगे ना तो मतलब कि एक ही लिंग गुणसूत्र X है, यहाँ पर कोई लिंग गुणसूत्र नहीं है। ठीक, तो ये था कारण कि क्यों होता है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम में एक ही लिंग गुणसूत्र पाई जाती है। लक्षण क्या होता है? तो इनका कद बहुत छोटा होता है, जननांग बहुत अल्प विकसित होते हैं, यानी ये भी अंडाणु या शुक्राणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। वक्ष चपटा, जनन अनुपस्थित होता है, यानी ये जो स्त्रियां हैं नपुंसक होती हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती। ठीक, ये है कंडीशन। ये क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम को डिनोट कर रहा है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, जिसके कारण स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है ऐसे पुरुषों में टेस्टिकुलर साइज बहुत छोटा होता है, यानी शुक्राणु उत्पन्न नहीं कर सकते। और टर्नर सिंड्रोम में कंडीशन क्या होता है कि इनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, यानी अंडाणु
रिलीज नहीं होती, जिसके कारण ऐसी स्त्रियां बांझ होती हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। तो आपने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा? गुणसूत्रीय विकार कौन कौन से? 2, कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग और दूसरा लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग। आपने कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण कौन कौन से रोग पढ़े? डाउन सिंड्रोम पढ़ा, एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा, पटाउ सिंड्रोम पढ़ा, क्राइडोचेट सिंड्रोम पढ़ा। फिर उसके बाद आपने लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ा। इन सारे रोगों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कारण क्या है, सबसे ज्यादा तो कारण पूछा जाता है कि क्यों होता है, किसमें गड़बड़ी होती है। जैसे मैंने बताया ना, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण। तो पूरा याद करिएगा कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण, यानी 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, पूरा याद करिएगा। इसी तरीके से एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण, ऐसे याद करिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस अध्याय का। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आया है, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जिस तरह से आज मैंने आपको इस चीज़ों में बढ़ाया है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी सजेशंस है आपके मन में कि और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बताएं कि क्या चीज़ें हम परिवर्तित करें जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जल्द ही मैं पोस्ट करूंगा आपको कि कब मैं आपका क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट लूँ, जल्द से जल्द। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द मैं आपको पोस्ट करके बताऊंगा। आप लोग तैयार रहिएगा, 11th 12th पढ़िए, 11th के बचे हुए चैप्टर्स को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।